कहाँ है अर्जो समा का मालिक जो चाहतों की रगें कुरेदे। हवस की सुर्खी रुखे बशर का हसीन गाजा बनी हुई है। कोई मसीहा इधर भी देखे, अरे कोई तो चारा गरी को उतरे। उफक का चेहरा लहू में तर है, जमी जनाजा बनी हुई है। प्यारे दोस्तों, ये जो वीडियो क्लिप आप अहबाब देख रहे हैं, इस क्लिप के अंदर इसराइल के हमलों से जिच हो जाने वाली मुस्लिम उम्मा का वो गिरोह जिसे आप और मैं फलस्तीनी मुसलमानों के नाम से जानते हैं, ये लगातार नारे बुलंद कर रहे हैं, जिनमें पाकिस्तानी अफवाज को बुला रहे हैं, दुनिया में मौजूद करोड़ों की तादाद में मुस्लिम उम्मा को अपनी दुहाई सुना रहे हैं। अल्लाह का वास्ता देकर सबसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि इनकी मदद के लिए यहाँ पर आया जाए, लेकिन मजाल है कि कोई शख्स इनकी सदा सुने और इसका कोई जवाब दे सके। दोस्तों, ये सब लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से दुनिया इन पर तरस मत खाए, बल्कि इनकी मदद को आए। इन्हें दुनिया का तरस नहीं चाहिए, इन्हें किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें इस वक्त एक्शन चाहिए। वो एक्शन जो कि हमास कर रहा है और लगातार तल अबीब पर हमले करके दिखा रहा है कि मौत ऐसे हुआ करती है। इसराइली जंगी तैयारों की जानिब से गजा में हमलों का सिलसिला बुध को भी जारी है और फलस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक 3 दिन में इन हमलों में कम से कम 35 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें खातीन और 10 बच्चे भी शामिल हैं। इस अरसे में फलस्तीनी अस्करियत पसंद तंजीम हमास की जानिब से 1000 के करीब रॉकेट दागे गए हैं, जिनमें से कई इसराइली इलाके में गिरे, जबकि बेशतर इसराइली दिफाई निजाम ने तबाह कर दिए। रॉकेट गिरने से इसराइल में अब तक 5 अफराद की हलाकत की इत्तलात है। पीर को हमास की जानिब से बैतुल मुक़द्दस में फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली पुलिस की कार्रवाई के रद्द-ए-अमल में इसराइली इलाकों पर रॉकेट फायर करने से शुरू होने वाला तनाज़ा अब काफी हद तक शिद्दत इख्तियार कर चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी ने फरीक़ैन से फौरी तौर पर कशीदगी कम करने का मुतालबा किया है और कहा है कि सूरत हाल तेजी से एक बड़ी जंग की जानिब जा रही है। दोस्तों, इसी तरीके से इसराइल ये कह रहा है कि मुतादिद इंटेलिजेंस कमांडर्स की जानिब से हमें ये पता चला कि ज़िंदगी में हमने सबसे बड़ी गलती ये की कि हमने हमास को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया। हमास और इसराइल के माबैन 2014 के बाद होने वाली ये शदीद तरीन लड़ाई है और आलमी सतह पर इन खदशात में इजाफा हो रहा है कि खित्ते में हालात तेज़ी से बेकाबू हो सकते हैं। दोस्तों, इसराइल और फ़लस्तीन का तनाज़ा कितना पुराना है और इस वक्त बैतुल मुक़द्दस में क्या हो रहा है, इस पर भी नज़र डालते हैं। लेकिन पहले ये देख लिया जाए कि पाकिस्तान इस वक्त इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीन के हक में क्या कर रहा है, जिसके लिए फ़लस्तीनी लगातार पाकिस्तानियों को आवाज़ें दे रहे हैं। दोस्तों, ये बात है 1948 में रियासत इसराइल के क़याम के साथ ही अरब और इसराइल में पहली बार एक दूसरे से टकराव हुआ। अरब इसराइल जंग 1948 का इसे नाम दिया गया, जबकि इसराइली इसे जंग आज़ादी कहते हैं। इसराइल ने फ़लस्तीन पर काबिज होते ही इलाके की अरब अक़लियत पर जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले, जिसकी वजह से अरबों को मजबूरन अपना वतन छोड़ना पड़ा। खासाने अरबों की तादाद तकरीबन 10 लाख तक पहुंच गई। अरब पूरी तरह मुसल्लह यहूदी जो दस्ते हैं, इनका मुकाबला नहीं कर सकते थे और 15 मई 1948 तक अंदरूने फ़लस्तीन अरबों की मज़ाहमत ख़त्म हो गई थी। 14 और 15 मई को दरमियानी शब 12 बजे यहूदियों ने तल अबीब में रियासत इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया। अरबों ने इस रियासत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और मिस्र, शाम, उर्दन, लबनान और इराक की अफवाज ने इसराइल पर हमला कर दिया। ये जंग 1949 के अमन मुआहिदों के तहत ख़त्म हो गई। पहली जंग अज़ीम में सल्तनत उस्मानिया की शिकस्त के बाद जमीयतुल अक़वाम ने मौजूदा तुर्की के जुनूब के अज़ला फ्रांस और बरतानिया के जो इलाके हैं, इन्हें कब्जे में दे दिया था और दोनों कुव्वतों ने इन इलाकों की सरहदों को तकसीम करते हुए इराक, शाम और लबनान तश्कील दिए, जो आज भी कायम व दायम है। चौथा इलाका फ़लस्तीन का था और दरियाए उर्दन की एक जानिब फ़लस्तीन और दूसरी जानिब उर्दन था। मिस्र में बरतानिया के जो हाई कमिश्नर थे, जिनका नाम हेनरी मैकमोरन था, उन्होंने 1916 में वादा किया कि अरबों के वो इलाके जो सल्तनत उस्मानिया में शामिल थे आज़ाद कर दिए जाएंगे, मगर बरतानिया ने अय्यारी बरतते हुए एक खुफिया मुआहिदा साइकिस पैक्ट जो है वो भी कर दिया था, जिसकी रूह से बरतानिया और फ्रांस ने अरबों के इलाके जो है इन्हें अपने मुश्तरका इंतज़ाम के तहत तकसीम कर लिया था। चनाचे मिस्र से बदअहदी करते हुए अंग्रेज़ों ने पहली जंग अज़ीम के इख्तिताम पर जो
معاملات تھے 1918 کے اور فلسطین پر قبضہ کر کے مکمل کر لی۔ جمعیت الاقوام لیگ آف نیشنز نے 25 اپریل 1920 کو فلسطین پر انگریزوں کے قبضے کو جائز قرار دے دیا۔ برطانیہ نے مزید عیاری یہ کی کہ 1917 میں برطانیہ کے وزیر خارجہ آرتھر بیلفور نے برطانیہ کی طرف سے لارڈ ریتھ شیلڈ نامی صہیونی لیڈر کو ایک خط لکھا، جس میں فلسطین کو باقاعدہ یہودی ریاست بنانے کی یقین دہانی کروائی گئی۔ اس طرح 14 مئی کو ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ کیونکہ عربوں کی مزاحمت ختم ہو چکی تھی، اس لیے 15 مئی کی صبح مصر، اردن اور عراق کی فوجیں عربوں کے مفاد کے تحفظ میں فلسطین میں داخل ہونا شروع ہو گئیں۔ بعد میں سعودی عرب جو ہے اس نے بھی ایک دستہ مصری فوج سے ملا کر ان جگہ پر بھیج دیا تھا، لیکن کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ اس جنگ میں پاکستان کی پاک فضائیہ یعنی پاکستان ایئر فورس نے بھی حصہ لیا۔ 6 روزہ جنگ میں پاک فضائیہ کے ہوا بازوں نے یقینی طور پہ بے کمال قسم کی جو ہے وہ بہادری کا مظاہرہ کیا۔ مصر اور عراق کی فضائیہ کی جانب سے پاکستانی فوج لڑی اور اسرائیلی فضائیہ کے 3 جہازوں کو مار گرایا، جبکہ ان کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسرائیلی پیش قدمی رکنے کی سب سے بڑی وجہ قرار پائی۔ اس کے علاوہ جنگ یوم کپور کے موقع پر اس جنگ کے دوران پاکستان نے مصر اور شام کی مدد کے لیے 16 ہوا باز مشرق وسطیٰ بھیجے، لیکن ان کے پہنچنے تک مصر نے پہلے ہی جنگ بندی کر دی تھی۔ تاہم شام ابھی بھی اسرائیل سے حالت جنگ میں تھا، اس لیے 8 پاکستانی ہوا بازوں نے شام کی جانب سے جنگ میں حصہ لیا اور مگ 21 طیاروں میں پروازیں کی۔ پاکستان کے فلائٹ لیفٹیننٹ اے ستار جو ہے انہوں نے یوم کپور جنگ میں پاکستان کے پہلے ہوا باز کے طور پر حصہ لیا۔ انہوں نے اسرائیل کے ایک میراج طیارے کو مار گرایا۔ انہیں شامی حکومت کی جانب سے اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ ان کے علاوہ پاکستانی ہوا بازوں نے 4 F-4 فینٹم طیارے بھی تباہ کیے، جبکہ پاکستان کا کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ یہ پاکستانی ہوا باز 1976 تک شام میں موجود رہے اور شام کے ہوا بازوں کو جنگی تربیت دیتے رہے۔ اس دوران سلامتی کونسل کے حکم پر 11 جون 1948 کی طرفین کی جو جنگ تھی اس کی جنگ بندی کر دی گئی، اور تب سے لے کر اب تک لگاتار فلسطینیوں پر اسرائیلی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ یہ 100 سال پرانا تنازع ہے دوستو۔ پہلی جنگ عظیم سے لے کر اب تک لگاتار فلسطینی اسی عجیب و غریب قسم کی بے یقینی صورتحال کے اندر موجود ہیں۔ پاکستان اگر چاہے تو ان کی مدد کر تو سکتا ہے، لیکن پاکستان کے پاس اپنے ریسورسز بھی اتنے ہی ہیں جن سے وہ صرف اپنا جو ہے وہ سلسلہ چلا سکے، کیونکہ پاکستان کو اس وقت خود بھی دہشت گردی کی اور بھارت کی جانب سے جنگ کی دھمکیاں لگاتار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطینیوں کے حال پر اپنا رحم کرے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔